यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भूगोल का मॉडल पेपर है जो आपके आज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम में फंसाएंगे क्वेश्चंस। पूरा ही मॉडल पेपर आंसर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और ये अंतिम दहाड़ मॉडल पेपर है, क्योंकि ये सिर्फ आज आपको सुबह 4 बजे मिलेगा और इसके सारे क्वेश्चंस फंसने के संभावना है। तो बच्चों, पूरा मॉडल पेपर आंसर के साथ एक्सप्लेन किया गया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। मैं हमेशा हर मॉडल पेपर में बताता हुआ आया हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी इसमें 8 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर मात्र 20 शब्दों में देना है, फालतू बकवास नहीं लिखनी है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर मात्र 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 और 26 मानचित्र से संबंधित है। तो बच्चों, यहाँ पे 2 मानचित्र आएगा, एक आपका वर्ल्ड से संबंधित होगा, संसार से, और एक आपका भारत से संबंधित होगा। और इसमें प्रश्न होंगे, प्रश्नों के उत्तर लिख करके मानचित्र में आपको उसको दर्शाना भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बच्चों, भारत में जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो क्या मध्य प्रदेश में होता है, असम में होता है, पंजाब में होता है, या पश्चिम बंगाल में? तो मैं आपको बता दूं, भारत में जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है भाई? इन सब में से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दूसरा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक? बिल्कुल बच्चों, चीनी का सबसे बड़ा, चीनी मतलब शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब में आपको बताना है सबसे ज़्यादा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई का वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। स्वेज नहर मिलाती है, तो स्वेज नहर किसको मिलाती है? क्या लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, क्या फारस की खाड़ी को काला सागर से, या फिर अदन की खाड़ी को लाल सागर से, या फिर काला सागर को भूमध्य सागर से? तो जो स्वेज नहर है बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर को मिलाती है। चौथा प्रश्न है बच्चों, पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता है? पाइपलाइन, तो देखिए पाइपलाइन जल का परिवहन करता है, यहाँ पे नहीं पे ध्यान दीजिएगा। पाइपलाइन जल का परिवहन करता है, पेट्रोलियम का करता है, प्राकृतिक गैस का करता है, लौह अयस्क का। तो पाइपलाइन किसका परिवहन नहीं करता है? लौह अयस्क का परिवहन नहीं करता है। 5वें प्रश्न पे आएंगे बच्चों, पशुओं पर आधारित उद्योग निम्न में से कौन है? पशुओं पर आधारित उद्योग निम्न में से कौन है? क्या दुग्ध उद्योग है, मांस उद्योग है, चमड़ा एवं ऊन उद्योग है, या ये सभी? तो घा वाला सही हो जाएगा, ये सभी। छठा प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, क्या रूस में, क्या डेनमार्क में, क्या भारत में, क्या नीदरलैंड में? तो खा वाला उत्तर सही हो जाएगा, डेनमार्क में। 7वां प्रश्न है बच्चों, संसार के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में निम्न में से कितने देश आते हैं? तो क्या 41 आते हैं, 53 आते हैं, 39 आते हैं, या फिर 61? तो खा वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल 53 देश आते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में वृद्धि? तो निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं, आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जिन पे आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों बनता है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10वां प्रश्न बच्चों है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योग के नाम बताइए। तो कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं, वस्त्र उद्योग और गन्ना उद्योग। आइए 11वें प्रश्न की तरफ आते हैं, भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। तो भारवाही पशु वे जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल भार उठाने के लिए किया जाता है। सिंपल सा है, भारवाही पशुओं में कौन कौन से आते हैं? घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा और खच्चर शामिल हैं। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं। फिर बच्चों आ जाइए, 12वां प्रश्न है, 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क और बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क है।
ठीक है। तो आ जाइए चौथे प्रश्न, 14वें प्रश्न पे आते हैं, 14th नंबर। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु, वन एवं जीवों में अनुकूल समानता हो तो उसे पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों, 15वां प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, नदियों की पानी की गुणवत्ता में कमी। फिर 16वां प्रश्न है, मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मापनी का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर बच्चों आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति द्विविधात्मक है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों से जुड़ी है। यह स्थानिक वितरण, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह मानव और उनके पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए पर्यावरणीय नियतिवाद और संभाव्यवाद जैसे दृष्टिकोण अपनाता है। फिर बच्चों आ जाइए 18वां प्रश्न क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी को आदान प्रदान है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में क्या है भाई, यह देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करता है। बात करें विशेषज्ञता और दक्षता, तो देश अपनी विशेष क्षमताओं वाले उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर बच्चों आ जाइए विदेशी मुद्रा अर्जन। तो व्यापार से विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। फिर आ जाइए रोजगार सृजन, यह रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। फिर बच्चों 5वां है सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। फिर आ जाइए 19वां प्रश्न, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भौगोलिक, सामाजिक कारकों पर आधारित हैं। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। सकेंद्रित बस्तियां, घर एक स्थान पर समूहबद्ध होते हैं। विकेंद्रित बस्तियां, घर दूर दूर बिखरे होते हैं। रैखिक बस्तियां, घर सड़क या नदी के किनारे पंक्तिबद्ध होते हैं। फिर बच्चों चौथा है क्लस्टर्ड बस्तियां, समूह में परंतु असंगठित रूप से फैली होती हैं। फिर आ जाइए बच्चों 20वां प्रश्न है कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो भारत में पेट्रोलियम संसाधन मुख्य रूप से मुंबई हाई, गुजरात, राजस्थान, असम और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह देश की ऊर्जा ज़रूरतों का 30% पूरा करता है और औद्योगिक व परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भंडार सीमित है और 85% तेल आयात पर निर्भरता है। पेट्रोलियम का उपयोग पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। 21वां है भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र GIS के महत्वपूर्ण घटक निम्न है। क्या है, भौगोलिक सूचकांक तंत्र GIS एक ऐसा प्रणाली है जो भौगोलिक डेटा को संग्रहित, प्रबंधन, विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके 5 प्रमुख घटक हैं। पहला है हार्डवेयर। तो GIS को संचालित करने के लिए कंप्यूटर, सर्वर और अन्य उपकरण आवश्यक हैं। फिर है सॉफ्टवेयर। GIS सॉफ्टवेयर डेटा संग्रह, प्रबंधन और विश्लेषण में मदद करता है, जैसे QGIS और ArcGIS। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों डेटा। GIS का मुख्य आधार स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा है, जैसे मानचित्र, सैटेलाइट इमेज और सांख्यिकीय जानकारी। फिर चौथा है मानव संसाधन। GIS प्रणाली को संचालित करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर 22वां प्रश्न है बच्चों उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन निम्नलिखित है। उपग्रह संचार क्या है। तो दूर संचार का एक उन्नत रूप है जिसमें पृथ्वी से उपग्रहों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला है दूर संचार। तो यह टेलीविज़न, इंटरनेट और टेलीविज़न प्रसारण जैसी सेवाएं प्रदान करता है। फिर दूसरा है वैश्विक संपर्क। उपग्रह संचार किसी भी स्थान से विश्व के अन्य स्थानों तक संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। फिर तीसरा है आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह संचार बनाए रखने में मदद करता है। फिर चौथा है बच्चों सैन्य उपयोग। उपग्रहों का उपयोग सैन्य संचार, जासूसी और नेविगेशन में किया जाता है।
फिर आ जाइए बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि पर टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप पॉज करके पूरा आंसर पढ़ भी सकते हैं और मैं यहाँ पे पढ़ के आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि दोनों ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। सहकारी कृषि में किसान अपने संसाधनों को मिलाकर एक सहकारी समिति बनाते हैं, जिससे उन्हें बीज, खाद, उपकरण और विपणन की सुविधाएं सामूहिक रूप से मिलती हैं। इससे उत्पादन लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है। सामूहिक कृषि में भूमि और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है, जिसमें सभी किसान मिलकर खेती करते हैं और लाभ को आपस में बांटते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से समाजवादी देशों में अधिक लोकप्रिय रही है। दोनों प्रणालियां किसानों के हित में हैं, लेकिन सही प्रबंधन आवश्यक होता है। फिर अथवा में मानव विकास शब्द की परिभाषा दें। मानव विकास क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखें। तो मानव विकास की परिभाषा और इसकी आवश्यकता। परिभाषा क्या है बच्चों? मानव विकास का अर्थ व्यक्ति की क्षमताओं, ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार से है, जिससे वह अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सके। इसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास शामिल होते हैं। मानव विकास की आवश्यकता के 3 कारण हैं। जीवन गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर बढ़ाकर जीवन को बेहतर बनाता है। आर्थिक विकास में कुशल और शिक्षित मानव संसाधन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। फिर तीसरा है सामाजिक समरसता। यह समानता, न्याय और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। फिर आ जाइए बच्चों 24वां प्रश्न है कि भारत में नगरीकरण को समझाइए। नगरों के क्रयात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में नगरीकरण और नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो भारत में नगरीकरण क्या है भाई? तो नगरीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण आबादी नगरों की ओर प्रवास करती है, जिससे शहरी क्षेत्र विस्तार होते हैं। भारत में नगरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के कारण तेजी से बढ़ा है। हालांकि इससे बुनियादी ढांचे पर दबाव, झुग्गी बस्तियों की वृद्धि और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण क्या है? प्रशासनिक नगर जैसे दिल्ली राजधानी, भोपाल राज्य मुख्यालय। औद्योगिक नगर जैसे जमशेदपुर, भिलाई। वाणिज्यिक नगर जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद। पर्यटन नगर जैसे कि उदयपुर, गोवा। धार्मिक नगर जैसे वाराणसी, हरिद्वार। अथवा में है भाई भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको कम करने के उपाय बताइए। तो भू निम्नीकरण और इसे कम करने के उपाय पहले देखेंगे। भू निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों भू निम्नीकरण लैंड डिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उत्पादकता घट जाती है और वह बंजर होने लगती है। यह मुख्य रूप से अत्यधिक वनों की कटाई, अति चराई, अनियंत्रित कृषि, मिट्टी का कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। भू निम्नीकरण कम करने के उपाय। तो वनों का संरक्षण, वनों की कटाई को रोककर और अधिक वृक्षारोपण करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। फिर आ जाइए दूसरा है सतत कृषि पद्धतियाँ। फसल चक्र, जैविक खेती और न्यूनतम जुताई तकनीकों का उपयोग करके भूमि की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। फिर है जल संरक्षण। तो वर्षा जल संचयन और सिंचाई की आधुनिक विधियों से मिट्टी के कटाव और नमी की कमी को कम किया जा सकता है। फिर 25वां प्रश्न मैप का आ गया बच्चों की भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। तो पहला जो मैप है वो विश्व से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको विश्व का मैप मिलेगा, जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर लिख के मैप में दर्शाना होता है। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो अभी तक तो चाइना है, ठीक है। एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है तो बच्चों सिंगापुर है। विश्व में रोपड़ कृषि का एक देश है तो मलेशिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर टोक्यो है। तो इन 5 स्थानों को आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा। वर्ल्ड मैप आपके क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच होगा। उस क्वेश्चन पेपर में मार्क करना और फिर आंसर शीट में उसे लगा देना। फिर 26वां प्रश्न है विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में विश्व नहीं, यहाँ पे भारत, ये गलत हो गया। यहाँ पे विश्व कर लो बच्चों, ये विश्व के क्वेश्चन हैं और यहाँ पे आप कर लो विश्व की जगह भारत, ठीक है। तो भारत में दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे उत्तर लिखना है और फिर उत्तर प्रदेश को भारत के मैप में दिखाना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। तो यूपी के जस्ट बगल में बिहार है, पूर्वी साइड में मार्क कर देना।
भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र तो बड़ोदरा है, इसको भी मार्क करना है आपको। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल है, इसको भी आपको मैप में मार्क करना है। उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह तो पारादीप है, इसको भी आप में मैप मार्क करना है। तो बच्चों इस प्रकार आपके 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्नों के उत्तर लिख के मैप में आपको दर्शाना है। तो यहाँ से इस प्रकार आपको 5 नंबर मिलेंगे, हाफ प्लस हाफ 1 नंबर, 1 नंबर लिखने के, 1 नंबर दर्शाने के। तो ये आपके मैप के क्वेश्चन खत्म होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। यहाँ पे पूरा मॉडल पेपर खत्म हो गया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एग्जाम।